ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ ले पहले, यहीं पे छोड़ा था हमने। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग, आज के आधुनिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं टीचिंग के। अगर मैं इन आधुनिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, सबसे पहला है क्वेश्चनिंग। कहां से आता है क्वेश्चनिंग? यानी प्रश्नोत्तरी। कहां से आ रहा है भाई? बोल दो, आसान है। सुकरात से आ रहा है। हाँ भाई, सुकरात विधि है। सोक्रेटिस क्या करते थे? एक प्लेटफॉर्म बना करके और चालू हो जाते थे क्वेश्चन पूछने में, और वो पूछते थे। हाँ, सुकरात विधि है। सोक्रेटिक मेथड के रूप में, एक मिनट दीजिए। रात कहाँ के हैं गया था, इसलिए देखने गया। आह, ओह, इन्हें कुछ लाइन लिखी है क्या? सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग पार्ट ऑफ सीबीटी। हाँ जी, बिल्कुल सही, सीबीटी का हिस्सा है। चबूतरे पे खड़े होकर अंदर से आग लगाने वाले प्रश्न पूछते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ था। चबूतरे पे अंदर से ये जो चबूतरा था ना, पत्थर रख लेते थे, उसके ऊपर खड़े हो जाते थे, और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते थे। अरे कुछ नहीं यार, मेरे गले में कुछ अटक गया था, वो निकालने के लिए गया था। यूनान के थे भाई। सुकरात, सुकरात के बाद में प्लेटो, प्लेटो के बाद में एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बाद में अलेक्जेंडर। ये सब गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है। खैर, तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, जो कि मिल करके, और हाँ, यूनान बोले तो ग्रीक, एग्जाम यूनान बोले तो ग्रीक। तो वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उनके मिलने से एक बड़ी समझ बनती थी। यही होती है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। टीचर जब क्लास के अंदर क्वेश्चन मेथड पूछता है, तो वो क्या कर रहा होता है? सॉरी भाई, किसी ने अगर नहीं समझा हो तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन जिसका दिमाग लगा वो ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न, सभी के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दिया था, और आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जांचने लगती है, जब वो उसका आंसर नहीं होता। तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ब्लास्ट करने लगते हैं, न्यूरॉन्स फायर करने लगते हैं, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा तीसरे को। तो जब दिमाग में खोज मच रही होती है, तो इस दौरान दिमाग के सबसे ज्यादा क्षेत्रों में एक एक बार से खोज चलती है, एक्सप्लोरेशन चलती है।
यानी कि जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप अपने दिमाग से न्यूरॉन्स को काम करने के लिए कह रहे हैं, दिमाग में जो तत्व हैं न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, उसको काम करने के लिए कह रहे हैं। दिमाग जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए बेहतर होगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर विधि को बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में भी बढ़िया मेथड माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चनिंग मेथड अच्छा है। और इस काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? चलो अब अगला पेज लेना ही पड़ेगा। इस काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, बताते हैं किसकी। कार्ल लैशली की। सारे नाम बहुत जरूरी पड़ेंगे भाई, ठीक है। कार्ल ऑसबॉर्न, बिल्कुल सही, मेरे तो एकदम मजेदार बच्चे हैं। ऑसबॉर्न, OSBORN, ठीक है ना, ऑसबॉर्न। उसने दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। और अब आते हैं कार्ल लैशली पे। कार्ल लैशली ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जब हम मेमोरी का निर्माण करते हैं तो वो कहां जाकर के स्टोर होती है। तो यही थे जिन्होंने कि सबसे पहले ब्रेन के कार्य की बात की। और इसके बाद में स्पियरी, इनका नाम था लैरी स्पियरी। लैरी स्पियरी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर नोड्स के रूप में, मेमोरी के रूप में बनती है। नोड कहते हैं उसको, एक सिंगल इंफॉर्मेशन को। एक सिंगल इंफॉर्मेशन को कम से कम 1000 न्यूरॉन की गतिविधि लगती है। आपने ये तो पढ़ा होगा, क्वेश्चनिंग मेथड बहुत अच्छा है। क्वेश्चनिंग मेथड अच्छा क्यों है? ये कॉज इफेक्ट, क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए 1000 कम से कम न्यूरॉन लग रहे हैं। सोचो कितने सारे न्यूरॉन को काम करवाते हो आप अपने दिमाग में जिस वक्त आप एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दोगे उतना आपका जो न्यूरॉन है वो काम करेगा। बच्चे के जितने ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा उतना बेहतर वो, उसका दिमाग विकसित होगा, राइट। इसलिए जितने ज्यादा स्टिमुलस होंगे बच्चा उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। दैट इज एसआर थियरी। इसलिए क्वेश्चनिंग मेथड जो है उसको आज की डेट में एक अच्छे मेथड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसका एक और भी डिफरेंस बताऊं, आप लोग जैसे मानते हैं वो भी एक और बता देता हूं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्लिन। फ्लिन ने एक इफेक्ट दिया जिसे कहते हैं फ्लिन इफेक्ट। आपका अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते रहने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने की क्षमता यानी कि एबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो इस तरीके से आपका अपने आप ही स्कोर बढ़ने लगता है। यह भी एक रिसर्च है, इसे फ्लिन इफेक्ट कहते हैं। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड एक बेहतर मेथड है पढ़ाने का। दूसरे पे आते हैं, डिस्कशन। ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि नाम तो मैंने सामने लिख ही दिया है। डिस्कशन मेथड कहां से आता है? डिस्कशन की जो शुरुआत होती है वो डायलॉग से होती है। डायलैक्टिसिज्म के जनक कौन है? प्लेटो। आइडियलिज्म के जनक कौन है? प्लेटो। तो प्लेटो ने इस थॉट को दिया था भाई, डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग ये सब प्लेटो से होकर के आता है। जब हम डायलॉग करते हैं तो क्या होता है? एक होता है मोनोलॉग। व्हाट इज मोनोलॉग? खुद से बात करना, खुद से बात करना। डायलॉग जब दो लोग बात करते हैं। हालांकि प्लेटो ने फिलोसफिकली इसकी एक अलग बात भी की है कि एक व्यक्ति के अंदर भी दो डायलॉग हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी दो डिफरेंट सेल्फ हो सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं डायलॉग यानी दो लोगों के बीच में। जब ये डायलॉग होता है तो इससे होता क्या है? मैंने जब कुछ बात कही
तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक रिस्पॉन्स ढूंढती है कि मुझे अब इसका जवाब क्या देना है, तो मेरा दिमाग काम करेगा। और जब आपने कोई बात कही तो मेरा दिमाग में मेरे न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स ढूंढेंगे। इस तरीके से हम दोनों के दिमाग बराबर एक दूसरे की बात को जवाब देने के लिए जाएंगे। लेकिन इसके बीच में एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके अंदर सेंसरी मेमोरी और एसटीएम नहीं हो, एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी ना हो, तो बेसिकली ये है राम और ये है रहीम, और राम ने रहीम से एक बात कही, पहली बात, तो रहीम ने राम को जवाब दिया, इसे नंबर 2 दे देते हैं। फिर राम ने एक बात कही, इसे 3 दे देते हैं, और रहीम ने एक बात कही, इसे 4 दे देते हैं। ऐसी स्थिति में अब राम ने कोई बात कहनी है, यह है 5 नंबर की बात, लेकिन इसने 5 नंबर की बात को 1 नंबर की बात से जोड़ करके कहा, पर रहीम को एसटीएम में लॉस है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है उसकी। क्या उसे याद रहेगी 1 नंबर की बात? इसका मतलब हम जितना ज्यादा डायलॉग करेंगे उतनी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता बढ़ती है। इसे एक्सपेंडेबल मेमोरी कहते हैं। हमारी मेमोरी एक्सपेंड होती है, बढ़ती है। डायलॉग जो होता है वो हमारी स्मृति की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, डायलॉग हमारे संचार की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कम्युनिकेशन को। और तीसरी बात, डायलॉग हमारे क्या कहते हैं उसे, अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल, मतलब कौन सा स्किल होता है ये, सोशल स्किल को भी बढ़ा देता है। इतने फायदे हैं डायलॉग के, इसलिए डिस्कशन को एक महत्वपूर्ण मेथड रखा जाता है जिसके द्वारा आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, जो विचार आ रहा है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और टीचर इस डायरेक्शन के दौरान, अगर मैं ये बात करूं यहां पे कि ड्यूरिंग द डिबेट टीचर का रोल क्या होता है? टीचर का रोल होता है दोस्तों मॉडरेटर का। क्या रोल होता है? मॉडरेटर का। और ड्यूरिंग द डिस्कशन टीचर का रोल होता है डायरेक्टर का। ड्यूरिंग द टीचिंग टीचर का रोल होता है इंस्ट्रक्टर का। किसका रोल होता है? इंस्ट्रक्टर का। और ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग टीचर का और ओवरऑल रोल होता है फैसिलिटेटर का। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। देन आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? खोज मचा दो भाई। जब हम खोज बचाने की बात करते हैं तो एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरेशन। जब हम एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा खुद डिस्कवर कर रहा है, उसको आजाद छोड़ दो, फ्रीडम चाहिए उसे। जब वो खुद खोजेगा तो क्या करेगा? ऐसे यहीं पे बता करके जाऊंगा आपको ताकि आप आगे इसको कनेक्ट कर लेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग यानी
आगमन, आगमन तर्क का इस्तेमाल करता है वो। आगमन और निगमन किसने दिया था? अरे अरिस्टोटल ने दिया था यार। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड किसने दिए थे? बेसिकली यहीं से आए हैं, एरिस्टोटल से, ठीक है ना। बेकन ने क्या किया था? स्कूल में स्टडी किया था, स्कूल में लागू कर रहे किए जाने के लिए, और वो भी एक डिफरेंट तरीके से। तो ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप आफ्टर द टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं एक सेपरेट मेथड है, द मेथड इज नोन एज IBL। क्या कहलाता है? IBL। व्हाट इज IBL? IBL इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। टीचर क्या करेगा? पहले पूरी रिलीवेंट इन्फो प्लस नॉलेज देगा। जितनी भी जरूरी सूचना और जितनी भी जरूरी ज्ञान है वो सारी चीजें पहले प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद आगे बढ़ेगा। बच्चों को फिर कहेगा कि अब खुद इंक्वायरी करो। बट फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले उसको सारी इंफॉर्मेशन खुद से देना, उसके बाद में कैसे उसे रिसोर्सेज यानी साधन कैसे उपलब्ध होंगे ये भी बताएगा, और तब आगे बढ़ेगा। राइट? दैट इज कॉल्ड IBL। वही यहां पे करने की बात कर रहा है। कैन बी फॉलोड बाय एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि बच्चों के जो अपने थॉट हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। एक्सप्रेशन, चलिए एक बंदे की बात करते हैं। बात तो हम बंदों की ही कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी बंदियों की बात नहीं हुई है। बट जैकब एल मोरेनो, जैकब एल मोरेनो ने, कहां पे आता है इसका नाम? मैं यहां पे ब्लैंक छोड़ देता हूं आप लोगों के आंसर करने के लिए, एंड आई नो दैट कि कम से कम आधा दर्जन आंसर आने चाहिए, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। जैकब एल मोरेनो, जिन्होंने, बाकी काम मैं बता देता हूं, जो आपको बताना है वो आपको यहां पे लिखना होगा। इन्होंने असाइनमेंट थेरेपी दी थी। ये एक प्रकार की थेरेपी होती है जो कि स्कूल्स में लागू की जा सकती है 11th-12th में गाइडेंस काउंसलिंग के दौरान। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चीज जो दी है, जो इन्होंने स्कूल में लागू की जा सकती है, वो है साइको ड्रामा। साइको ड्रामा। अब मैं साइको ड्रामा की यहां पे क्यों बात कर रहा हूं कि बच्चों के साथ में जो प्ले किया जाता है, उन्हें प्ले में इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर कि आप पेंटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप आर्ट थेरेपी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप गेम्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों से। इन सब में बच्चे के क्या आएंगे? एक्सप्रेशन आएंगे। क्या आएंगे? बच्चा क्या कर रहा होगा? अभिव्यक्त कर रहा होगा। ये नया मेथड है, इसे अभिव्यक्ति विधि कहते हैं दोस्तों। टीचर का काम है इसे लागू करना। एक, दो, नहीं, एक, दो, चलो कम से कम लाज बच गई, किसी ने तो आंसर कर दिया। फादर ऑफ सोशियोमेट्री, जैकब एल मोरेनो। ड्रामेटाइजेशन ऑफ साइकोड्रामा, मोरेनो एंड सोशियोमेट्री में भी सुना है, बिकम बोथ आर
इंटरमिंगली हेल्पफुल, बिल्कुल सही बात है। मोरेनो इज फ्रॉम सोशियोमेट्री। अच्छा चलो, मतलब आप लोग लिख रहे थे, मेरी लाज बच गई। सभी ने ठीक बोला है, सोशियोमेट्री से है जैकब एल मोरेनो, जिन्होंने साइको ड्रामा भी दिया और असाइनमेंट थेरेपी भी दी है। सोचो पूरा स्कूल के अंदर आज की डेट में जिस तरीके से आप बच्चे को बेहतर कर सकते हैं, उसको खुद से साइको सोशल पहचान बनाने की बात कर सकते हैं, वो इस सोशल साइकोलॉजिस्ट ने किया था और पूरा स्कूल पैराडाइम के लिए किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण सोशल साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं स्कूल के अंदर। अगर किसी भी स्पेशल एजुकेटर को, नॉर्मल एजुकेटर को या फिर ईवीजीसी को अगर लागू करना है, तो केवल मोरेनो की टेक्निक्स को ही अगर पढ़ लिया जाए तो वो भी काफ़ी काम हो सकता है। ड्रामेटाइजेशन में पढ़ा था, हाँ, ड्रामेटाइजेशन का ही जो नाम इन्होंने दिया था वो साइको ड्रामा था। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपके, अगर किसी को नहीं समझ में आया कुछ भी तो पूछ लो भाई, ठीक है ना।